नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के कहने पर साउथ कोरिया ने दोनों देशों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को घटाया, साथ ही लिया नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का नाम। वहीं साउथ कोरिया बोला ट्रंप ईरान जंग में शामिल होने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। सवाल है कि साउथ कोरिया पर आखिरकार क्यों भड़के हैं ट्रंप। चर्चा के लिए मेरे साथ शामिल हैं साउथ कोरिया में भारत के राजदूत रहे स्कंद तायल। दूसरी स्टोरी, पीएम केयर्स फंड के ऑडिटेड स्टेटमेंट को लेकर क्यों पूछे जा रहे हैं सवाल, समझेंगे बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव से। लेकिन इससे पहले कि हम दिन भर की शुरुआत करें देश दुनिया की बड़ी खबरें, चलते हैं सुमिरन के पास। थैंक यू सो मच मोहन जी। तो ये हैं आज की कुछ बड़ी न्यूज अपडेट्स। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका समझता है कि ईरान पर ज्यादा दबाव डालकर उसे ऐसी रियायतें देने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन को पहले उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो उसने खुद पैदा की हैं। यूएई ने ईरान के साथ सभी कमर्शियल और फाइनेंशियल लेन देन को अगले आदेश तक सस्पेंड करने की घोषणा की है। इस फैसले के कुछ घंटे पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ईरान ने उसकी तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि ईरान ने यूएई के इस दावे को खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले सामान पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को 3 दिनों के लिए टालने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि इसे रोकने का फैसला लिया गया है क्योंकि दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कनाडा और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। ये अनाउंसमेंट ऐसे समय में हुई जब कनाडा के सामान पर नया टैरिफ लागू होने में 2 घंटे से भी कम का समय बचा था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक होटल में कल देर रात आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई। घटना में 6 और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग लगने की वजहों की जांच चल रही है। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच कल देर रात सरकार ने इर्रेगुलरिटीज के चलते 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया। सरकार ने देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर इसकी जानकारी दी। इनमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर और सिविल जज समेत कई पदों पर भर्ती के लिए हुए एग्जाम रद्द किए गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब चर्चा के लिए वापस चलते हैं स्टूडियो। बैक टू यू मोहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिरन। ईरान के साथ अमेरिका की जंग पिछले कई महीनों से लगातार जारी है और तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यूं तो इस जंग का असर कई देशों तक पहुंच चुका है और अब इसकी आंच दूर साउथ कोरिया तक पहुंच गई है। साउथ कोरिया ने कहा है कि अमेरिका के अनुरोध पर उसके साथ होने वाली सालाना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 6 दिन घटा दी गई है। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कैप्टन जोंग दो यंग को सुनिए। अमेरिका के प्रस्ताव पर कोरिया और अमेरिका के साझा सैन्य अभ्यास की अवधि, उसका स्केल और दूसरे पहलुओं में बदलाव करने पर सहमति बनी है। इस सैन्य अभ्यास की अवधि घटाकर 17 से 21 अगस्त तक कर दी गई है। दरअसल अगर ये सैन्य अभ्यास अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चलता तो 27 अगस्त को खत्म होता, लेकिन अब ये 21 तारीख को ही खत्म हो जाएगा। साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में उनका देश शामिल हो, इसके लिए अमेरिका उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बयान क्यों आया, क्या हुआ, ये सारी बातें समझने के लिए हमें अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को समझना जरूरी है, जो कि उन्होंने 17 तारीख को की थी। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे संबंधों का हवाला दिया और साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को घटाने की बात कही थी। इस लंबे पोस्ट में ट्रंप ने काफी कुछ लिखा। ट्रंप ने लिखा कि हम साउथ कोरिया के साथ साझा सैन्य अभ्यास करते रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास न सिर्फ महंगे हैं बल्कि इनका बड़ा हिस्सा यानी कि खर्च हमेशा की तरह अमेरिका ही उठाता है। इससे एक मैसेज भी जाता है जो कि पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण है। इसी पोस्ट में ट्रंप ने आगे लिखा कि साउथ कोरिया ने हाल ही में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। कल ट्रंप से जब पत्रकार ने सवाल किया कि क्या वो लंबे वक्त से अपने सहयोगी रहे देशों की बजाय उन देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो अमेरिका के विरोधी हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, You see, I'm actually making it much safer.
दरअसल मैं इसे और अधिक सुरक्षित बना रहा हूँ। किम जोंग उन ने हमेशा मेरे साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया है। हम कई मौकों पर मिले हैं। असल में 2 मौकों पर हमारी मुलाकात हुई। मैं उन्हें समझता हूँ, वो मुझे समझते हैं। और आप वॉर गेम्स कर रहे हैं। You're doing war games. तो ट्रंप ने क्या कहा ये आपने सुना, और मेरे साथ दिन भर में शामिल हो रहे हैं स्कंद तायल, जो कि साउथ कोरिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिन भर में शामिल होने के लिए। कुछ बातें हम समझना चाहते हैं। पहली बात तो ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका क्यों ईरान जंग में साउथ कोरिया को शामिल करना चाहता है, क्या हासिल होगा उसे? देखिए, इस समय जो वक्तव्य राष्ट्रपति ट्रंप का आया है उसके 2 पहलुओं से देखा जा सकता है। एक, उनकी नाराजगी है कि ईरान से जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसमें कोरिया का भागीदारी बहुत कम है। और दूसरा, ये जो एक्सरसाइजेज हैं और क्या उनका नॉर्थ कोरिया के प्रति रुख है। पहले ईरान पर अगर मैं कुछ कहूँ तो ईरान अमेरिका के जो युद्ध है उसका सबसे पहले जो उद्देश्य था, ध्येय था कि ईरान की जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जितनी भी क्षमता है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। 2025 में भी जून में जो हमला इजराइल और अमेरिका ने किया था ईरान के सब न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त करने का उन्होंने दावा किया था। पर उस लड़ाई में ना साउथ कोरिया साथ अमेरिका का देना चाहता है, ना कोई नेटो कंट्री कोई अमेरिका का साथ देना चाहता है, ना विश्व का और कोई देश अमेरिका का साथ देना चाहता है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बहुत नाराज है, चाहे वो नेटो के सदस्य हो, अब साउथ कोरिया का भी नाम लिया गया है। पर जहां साउथ कोरिया अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की जो बात चल रही है। उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का एक साझेदारी से सब देश मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएं। वो तो अब क्लेम कर रहे हैं कि वो खुल गई है, पर अभी खुली नहीं है। और इस पर जो राष्ट्रपति ट्रंप के इस ट्वीट के बाद एक बहुत ही अच्छा बड़ा वक्तव्य राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के ऑफिस से आया, उसमें तो 2-3 जो बातें कही गई हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान के साथ, ईरान का नाम नहीं लिया पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बारे में उनका कोरिया का विचारों का आदान प्रदान और कोरिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में, उस पर बातचीत चल रही है। जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, उत्तर कोरिया का सवाल है, देखिए ये तो हमें हमारे दर्शकों को याद होगा कि प्रथम कार्यकाल में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत प्रयत्न किया था कि नॉर्थ कोरिया के साथ सुलह हो जाए। उनकी 2 मीटिंग भी चेयरमैन किम जोंग उन से हुई थी और हनोई की मीटिंग में करीब करीब एक फैसला हो गया था कि अमेरिका सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया से उठा लेगा। पर उस समय जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अमेरिका के और जो लोग थे उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को समझाया और वो बात नहीं हुई। पर शायद अब राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान उधर गया है कि ये एक अधूरा कार्य रह गया है प्रथम कार्यकाल से, जी और इसको भी आगे बढ़ाया जाए। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें उत्तर कोरिया के जो नेता हैं किम जोंग उन, जिनके साथ पहले भी उनकी मीटिंग हो चुकी है, उनके लिए कोई मैसेज छिपा है जैसे कि बता दिया उन्होंने साउथ कोरिया को भी? मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा ट्वीट है वो नॉर्थ कोरिया के लिए है, चेयरमैन किम जोंग अन के लिए है कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा महसूस नहीं करते। उन्होंने कहा है, अनथ्रेटनिंग इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कहा है कि वो हमेशा रेस्पेक्टफुल रहे हैं, उन्होंने हमेशा इज्जत से बात की है अमेरिका के साथ। और फिर तो ये जो अभ्यास मिलिट्री हो रहे हैं ये गलत संदेश नॉर्थ कोरिया को भेजते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस साल के आखिर में ग्वांगझू में जो एपेक मीटिंग होगी चाइना में, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप जाएंगे और शायद उनकी कुछ इच्छा है कि उस समय चेयरमैन किम जोंग उन से कुछ बातचीत की जा सके। और इस रास्ते पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि
राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के ऑफिस से जो वक्तव्य आया है उसमें इसका समर्थन किया गया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के अगर नॉर्थ कोरियन लीडरशिप से अच्छे संबंध हैं तो उसको एक शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए वो अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें देखिए एक विरोधाभास देखने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ तो भाई आपने ये बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से क्या क्या, लेकिन अगर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका कि हवाला दे रहे कि ये शत्रुतापूर्ण दिख सकता है, इस कदम से क्या साउथ कोरिया के कॉन्फिडेंस लेवल घट नहीं सकता है? क्योंकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका उसकी मदद करेगा। इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगा अगर इस तरह से बात चलेगी तो? देखिए, ये अभ्यास तो पहले टर्म में भी, राष्ट्रपति ट्रंप के पहले सत्र में भी इनको काफी कम कर दिया गया था। उसके बाद जब कोविड के समय ये बंदी हो गए थे 2-1 साल, तो ये पिछले 70 सालों से अमेरिकन फोर्सेस और तो समझिए 1950 से अमेरिकन फोर्सेस साउथ कोरिया में हैं और साथ काम कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा ये अभ्यास हो जाएंगे, मैं ये नहीं समझता कि उससे साउथ कोरिया की सुरक्षा पर कोई आंच आने वाली है। पर आगे उद्देश्य क्या है? अभी पीछे कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का एक वक्तव्य ये भी आया था कि नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ पीस ट्रीटी की जाए, क्योंकि जैसा हमें ज्ञात है 1953 में जो युद्ध जब समाप्त हुआ था तो वो आर्मिस्टिस थी, वो कोई पीस ट्रीटी नहीं थी, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, केवल युद्ध विराम भी नहीं है, वो बस स्टैंड स्टिल जैसी चीज है। तो हो सकता है कि एक रास्ता खुले अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में, अगर कुछ तनाव कम होता है तो उसका लाभ साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए भी हो सकता है। जो वक्तव्य राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के ऑफिस से आया है उससे ये निचोड़ भी निकाला जा सकता है। लेकिन अब अगर अमेरिका के दूसरे सहयोगियों की बात करें जैसे जापान और ताइवान, उन्हें भी तो एक मैसेज जाएगा, खासकर उस समय जब चीन के विदेश मंत्री साउथ कोरिया में हैं और वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, ये संदेश तो राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जितने भी उनके सिक्योरिटी के एलाइज हैं उनके पहले ही जा चुका है। जिस तरह से उन्होंने नाटो के बारे में बात की थी, जिस तरह से डेनमार्क में ग्रीनलैंड के लिए उनके ऊपर थ्रेटन किया है उनको, और जिस तरह ताइवान के बारे में भी कुछ वक्तव्य उनके आए हैं कि अमेरिका से बहुत दूर है वो, कैसे उसकी सुरक्षा होगी। तो दुनिया के सभी देश इन ट्वीट्स को, इन संदेशों को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जापान की भी सुरक्षा नीति और सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस की ये सब बदल रही है। प्रधानमंत्री साने तकाइची ने कहा है, एक वाइट पेपर तो ऑलरेडी निकल चुका है और उसमें शायद कई निर्णय लिए जाएंगे कि जापान अपनी सुरक्षा किस तरह स्वयं भी उसकी जिम्मेदारी अधिक ले। उन्होंने अपने जीडीपी का 2%, जो पहले केवल 1% वो डिफेंस पे खर्च करते थे सुरक्षा पर, अब उसको 2% कर दिया है। और धीरे धीरे कई बदलाव वहां आ रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि अमेरिका के ऊपर उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है। जो अमेरिका से सिक्योरिटी तो उनकी जो अलायंस है या साउथ कोरिया की है, वो बिल्कुल जो कोर या जो जड़ है, नींव है, वो तो उनकी सुरक्षा की रहेगी, पर उसके ऊपर वो कुछ अपनी क्षमता भी बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि यूक्रेन युद्ध में दुनिया देख रही है कि छोटे देश भी बड़े देश को एक लड़ाई में नाको चने चबवा सकते हैं और बड़ा अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो बहुत सारे संदेश दुनिया के जो देश अपने को किसी तरह से सुरक्षा में कोई अड़चन देखते हैं किसी बड़े देश से, जैसे चीन से इंडो पैसिफिक देखता है, तो कई नतीजे उसमें निकल रहे हैं। तो और भविष्य बताएगा कि कैसे सुरक्षा पैसिफिक की और सुरक्षित होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्कंद तायल जी इस दिन भर में शामिल होने के लिए और इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी की। आपको याद होगा कि कोविड का दौर, वो बुरा दौर जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था,
उस दौर में यानी कि साल 2020 में प्रधानमंत्री केयर्स फंड यानी पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी और इसका मकसद था आपदा और आपात स्थिति में लोगों की मदद करना। इसकी शुरुआत महज 2.25 लाख रुपए से हुई थी। उसमें 31 मार्च 2025 तक लगभग नहीं 8,452 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और अगर खर्चे की बात करें तो 24-25 में इस फंड से सिर्फ लगभग 78 लाख रुपए खर्च हुए। सरकार ने कल यानी कि 18 अगस्त को पीएम केयर्स फंड के खाते सार्वजनिक किए, लेकिन इन आंकड़ों से कई सवाल भी पैदा हुए। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव से और पूछा ये विवाद क्या है। जब आपके पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है, कई हजार करोड़ रुपए आपके पास मौजूद है, उसके बावजूद जो है सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया, ये तो एक बात हुई। लेकिन राघवेंद्र, सवाल ये है कि इतना पैसा जब आपके पास ऑलरेडी था और आपने इसे खर्च नहीं किया, ये पैसा आया कहां से? क्या इसकी एंट्रीज हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा जो सवाल है पीएम केयर्स फंड पे, ये पहले दिन से यही सवाल उठ रहा है और इसका अभी तक कोई जवाब किसी को भी नहीं मिल पाया है। क्योंकि जब इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, जिसमें के ऑडिट रिपोर्ट में आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो डोमेस्टिक डोनेशंस आए, जो भारत के अंदर से आए, 479 करोड़ रुपीस उस साल में 24-25 में डोमेस्टिक डोनेशंस थे और फॉरेन डोनेशंस भी थे 92 लाख के आसपास। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि डोमेस्टिकली भी कौन लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं जो डोनेट कर रही हैं इस फंड के लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जहां ये पैसा दिया गया है अतीत में भी, सिर्फ 2024-25 की बात को अगर हम छोड़ दें, उससे पहले भी, तो पहले की कुछ रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत जिक्र आता था कि ये पैसा कहां दिया गया है। जैसे अगर मैं आपको 2022 की रिपोर्ट का एक उदाहरण दूं तो उसमें बताया गया है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए वेंटिलेटर्स पे इतना पैसा खर्च हुआ, किसी हॉस्पिटल को कुछ सुविधाएं देनी थी। मतलब ये पता चलता था, कभी कभी पता चलता था कि किस मद में कितना आखिरकार खर्च हो रहा है। जी। लेकिन अगर क्योंकि अगर आप पीएम केयर्स फंड में आप पैसा देते हैं, अब ये भी महत्वपूर्ण बात है कि विदेशों से भी आप इसमें पैसा दे सकते हैं, जबकि एफसीआरए से एग्जेम्प्ट है। हाँ, ये वहां पर जो है इससे बचा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर इस केयर फंड में इतना पैसा था जिसे कि आपने लगभग ना के बराबर खर्च किया, क्या कंपैरिजन हम इलेक्टोरल बॉन्ड से कर सकते हैं? देखिए जो एक पैरेलल लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसपे चर्चा भी चल रही है, वो ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप याद करें, एक ऐसी योजना थी जिसमें ट्रांसपेरेंसी की ही कमी थी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी एक बॉन्ड खरीदती थी और उसमें अनोनिमिटी थी, गोपनीयता थी। ये नहीं पता चलता था कि ये किसने दिया है और किसको दिया है। जिस पार्टी को दिया जाता था उसे बस पैसा आ जाता था। तो जब वो चीजें उजागर हुई, पता लगा कि इन लोगों ने या इन कंपनियों ने इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया, और बाद में ये भी निकल के आया कुछ इंस्टेंसेस में कि सत्ताधारी दल जो था उसे सबसे ज्यादा मिला, और क्विड प्रो को की बातें निकल के आई कि सरकार, सत्ताधारी दल को पैसा मिला और उससे लिंकेजेस जुड़े कि किसी ने पैसा दिया, किसी कंपनी ने, उसे कुछ दिनों बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। क्या फायदा पहुंचा? वही आशंकाएं इसमें भी जताई जा रही हैं कि जब यही मालूम नहीं है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन सी कंपनियां पैसा दे रही हैं, और ये पैसा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जा रहा है, ये सीधा सरकार को जा रहा है, तो चिंता बड़ी है कि क्या ये कंपनियां उसी क्विड प्रो को के चलते ये पैसा दे रही हैं, क्या उन्हें कोई लाभ मिल रहा है सरकार से। और चूंकि ये सब बातें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं, जो कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, इससे ये जो सवाल हैं और ये जो एक कौतूहल है, ये बढ़ता जा रहा है कि इसमें अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं है तो इन सब बातों को सरकार खुले तौर पे सामने क्यों नहीं रख देती। और सबसे बड़ा एक जो बात अतीत में रही है कि आरटीआई में इसे नहीं लाया गया है पीएम केयर्स फंड को, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से परस्यू कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि इतना बड़ा अगर हम फंड बना रहे हैं तो उसे सूचना के अधिकार में लाना जरूरी है ताकि लोगों को पता चल सके। तो आज दिन भर के इस अंक में इतना ही। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।